हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं क्योंकि ये अहम सवाल हमने जनता से पूछने की कोशिश की थी। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी इकोनॉमिस्ट है, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। सैयद जफर इस्लाम जी, 4 सवाल फिलहाल हमने सामने रखे हुए हैं। लोग तैयार नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उनका कहना है कि हां हमें यह करना चाहिए और इसके लिए हम तैयार हैं। यहां पर जरा वो सवाल भी बगल में दिखाते रहिएगा ताकि पता चले कि हम किस चीज पर चर्चा यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी देख रहे हैं कि 3 महीने का इंतजार सरकार ने कहीं ना कहीं किया है, राजनीति भी नजर आ रही है उसमें। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं आपने जो सर्वे दिखाया है, इवन दो बहुत छोटा सैंपल है 1500 लोगों का, लेकिन फिर भी इस पूरे सैंपल में सैंपल सर्वे जो है उसका जो एनालिसिस है कि 2/3 लोग, जो मेजॉरिटी जो है वो सरकार के नियत और नीति दोनों से बिल्कुल संतुष्ट है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये 3 महीने का वक्फा जो आप बोल रहे हैं, जो भी इंसान और देश की जनता जागरूक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स का समय नहीं है, देश नीति का समय है। इसलिए कह रहे हैं जब दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही, ग्लोबल क्राइसिस है, एक कठिन समय से पूरी दुनिया गुजर रही है, उस कठोर समय में पूरी दुनिया ने अलग कंट्रीज ने अलग अलग एक्शंस लिए हैं, लेकिन भारत की सरकार किसी से तरह से भी ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन से रिलेटेड है, मोटिवेटेड है। बट ये एक जो संवेदनशील सरकार की जो नीति होती है कि जनता पे कम से कम भार पड़े। अब इसका देखिए उदाहरण देता हूं मैं आपको कि 3 महीने में आप देखिए, अगर कोई भी आदमी मॉनिटर कर रहा हो कि ये पूरे कारण ये जो क्राइसिस जो आई है पूरी दुनिया में कहां से आई है, ये हॉर्मुज के क्लोज होने से, ईरान इजराइल और यूएस के वॉर के वजह से। तो उस पूरे समय में कभी सीज फायर होता है, कभी सीज फायर नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं। इतने जो असमंजस का समय, ऐसे अनसर्टेनिटी का समय कि कभी एकदम रिजॉल्व हो गया इशू और कभी नहीं रिजॉल्व हुआ। तो हमने देखा हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, हमने कोई भी कटौती नहीं की, चाहे वेलफेयर स्कीम में, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, किसी तरह की भी जो भी बजटरी एलोकेशन है वो सही है, हर तरह के पैरामीटर सही है। लेकिन जनता को वह भार कम पड़े, इसलिए अब्जॉर्ब जो है कॉस्ट जो अब्जॉर्ब कर रही थी वो सरकार कर रही थी या कंपनियां कर रही थी, जो ओएमसीज है। लेकिन ये बात आपको बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि इस सरकार ने जनता पे जो कम दिया, भार दिया है और खुद जो है वो भार को सरकार ने उठा लिया है। अब उसकी मिसाल देते हैं, आप जो कह रहे हैं 3 महीने के बाद, अब ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया ने तेल के दाम बढ़ा दिए। अभी भी जो अमेरिकन ब्लॉकेड है और ईरान की ब्लॉकेड है वो कहीं खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है, अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऐसे में सबसे कम आप देखिए 90% लोगों 90% से 20% से 90% जो है अलग अलग कंट्रीज ने बढ़ाया है। सिर्फ भारत एक ऐसा विशाल जनता और देश हित में सोचने वाली जनता के लिए कम से कम भार किया। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ अभय दुबे जी हमारे मित्र बैठे हैं, उनको मजबूरन ये जानते हुए भी कि ये गलत बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा कि देश हित में नहीं है, राजनीति करना चाहिए। अरे राजनीति का समय होता है, देश नीति होनी चाहिए। अभय दुबे जी क्या बोलने वाले हैं उसका भी प्रेडिक्शन सैयद जफर इस्लाम जी आपने कर दिया है, लेकिन साहिल भाई एक हफ्ते पहले ये डर अच्छा है। मैं सिर्फ आज सुबह से डिबेट डर अच्छा है जब से, तो वो हर डिबेट में इन लोग जो है देश नीति छोड़ के देश हित में सोचने के बजाय बाहर दुनिया में, पूरे दुनिया में क्राइसिस चल रहा, वहां सबसे कम भार देश की जनता को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जफर इस्लाम जी, कहीं ना कहीं जफर इस्लाम जी, एक हफ्ते पहले जब हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तब कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तब तो ये कहा जा रहा था कि देखिए सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, 15 तारीख तक दाम बढ़ जाएंगे। कहां बढ़े दाम? लेकिन ऐसा हुआ, ये मैं मानता हूं कि फिलहाल तो हम 3.5% ही दाम बढ़ा पाए हैं। बाकी देशों में आपने सही कहा कि 20 से 90% तक दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन इस बात को मानने में सरकार को देर लगी कि हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे, ये बात भी यहां पर नजर आती है। लेकिन ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले जरा अभय दुबे जी से 10 सेकंड बोलो इस पर, जो भी चाहे कहे आप। हाँ जी बोल दीजिए, चलिए। इतना कह रहा हूं कि देखिए वक्त जो है ना, टाइमिंग जो है वो सरकार जो है वो सिचुएशन को, इवॉल्विंग सिचुएशन है साहिल भाई, हालात हर दिन बदल रहे हैं। ठीक है, सरकार अपनी अर्थव्यवस्था समझती है और अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ कैसी नीति रखनी चाहिए ताकि जनता को उसका पूरा जो है बेनिफिट मिले। इसलिए सरकार ने बहुत छोटा सा कदम उठाया, लेकिन इसलिए कि इस क्वार्टर में हो सकता है कि कोई
सोल्यूशन आ जाए, तो फिर आप अगर देखिए तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे, इकोनॉमिस्ट बैठे इसलिए बोल रहा हूं कि जो आज स्पॉट पे प्राइस है और जो फ्यूचर का प्राइस है, दोनों में अंतर देखिए, गैप बहुत बड़ा जो था, पहले जो एकदम निकट एक दूसरे के थे, अब गैप बहुत बढ़ गया है। इसका समझ में आता है कि जैसे रेजोल्यूशन होगा, खटाक से जो है स्पॉट के प्राइस, तेल के, कच्चे तेल के दाम गिर जाएंगे एकदम से, और जो एक क्वार्टर में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, वो अगले क्वार्टर में सारा जो है। हालांकि इसके बावजूद, और ये चर्चा में इकोनॉमिस्ट जो हमारे साथ बैठे हुए उनके पास भी ले जाऊंगा, लेकिन हालांकि इसके बावजूद आज की स्थिति में इंडिया इंडस्ट्रियल बॉडी भी ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अभी तो हमें झटका लगा ही नहीं है। झटका लगेगा और ऐसा लगेगा कि सहना मुश्किल हो सकता है, और खास करके मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। खुद उदय कोटक का ये स्टेटमेंट सीआईआई की कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो कहा था वो सारी जगह पर आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा इस बात को लेकर। लेकिन एक बड़ा मुद्दा आज की स्थिति में यहां पर नजर आता है अभय दुबे जी, बाकी राजनीति तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं कि स्थिति किसी के हाथ में नहीं है। जो युद्ध के वजह से स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए सरकार उस तरीके से अपील को समर्थन भी दे रहे हैं कि हाँ ये अपील की है, उसके पीछे कोई कारण है और ये करना होगा। राजनीति भी समझ रहे हैं लेकिन अपील भी समझ रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं। मैं अपेक्षा सिर्फ इतना करता हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, चाहे एक ही बार डिबेट में दे। हॉर्मोज कब बंद हुआ? 28 फरवरी को। प्रधानमंत्री जी ने कब कहा देशवासियों से, जबकि राहुल गांधी जी 1.5 माह पहले ये बात कह चुके थे सार्वजनिक रूप से। 5 राज्यों के चुनाव की प्रतीक्षा की, खत्म होने की। 5-5 हजार बस भर के वेस्ट बंगाल में, असम में लोगों को लेकर आए। अपना उन्होंने एयर शो भी देखा, उसके बाद ही अनाउंसमेंट के बाद एयर शो देखा। देश के लोगों, इस डिबेट के 2 हिस्से हैं। एक, क्या सरकार को दाम बढ़ाने चाहिए? बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ऑयल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, सरकार 25 रुपए बढ़ाएगी, 20 रुपए बढ़ाएगी। 26 मई 2014 को क्रूड ऑयल के प्राइस $108 थे। पेट्रोल कांग्रेस पार्टी की सरकार में 71 रुपीज था, डीजल 56 रुपीज था। आज 90 और 100 रुपए डीजल और पेट्रोल है। 27 मार्च को मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 13 से 10 रुपए की और पेट्रोल पर और डीजल पर 10 से 0 रुपए की। इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा हुआ रिलायंस को और नायरा को, क्योंकि सरकार चाहती तो जो कंपनियां हैं, इनकी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, उनको अलग से भुगतान कर सकती थी। 2014 में एलपीजी का प्राइस सऊदी अरामको में, जहां से भाव तय होता है, $850 पर एमटी था और एलपीजी की प्राइस 412 रुपए थी। आज 2026 मार्च में वो $542 पर एमटी हो गया है सऊदी अरामको में भाव, और गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए है। कमर्शियल 541 रुपए थी कांग्रेस पार्टी की सरकार में 19 किलो की, और आज 3071 रुपए है। कितना बड़ा इजाफा और डाका डाला! 4 लाख करोड़ रुपए पर एनम, 43 लाख करोड़ रुपए इस मोदी सरकार ने जेब से निकाले। कांग्रेस पार्टी 1,64,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी और 1,60,000 टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, डिविडेंड के रूप में कलेक्ट करती थी। तो ये जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, मुझे लगता है रिलायंस के पंपों को फायदा पहुंचाने के लिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किफायत से उसका उपयोग करना है, उसमें पूरा देश राजी है। प्रधानमंत्री जी, हम सहयोग करेंगे। 2 आखिरी बातें। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार होती तो आप दाम नहीं बढ़ा दे? बिल्कुल। अरे दाम कैसे बढ़ाओगे आप? मुझे बताओ, कोई तो एक तर्क दो। चलिए, आप एक जो पर बैरल में क्रूड ऑयल कितना आता है? 159 लीटर आता है क्रूड ऑयल। अगर 95 रुपीज जो डॉलर की कीमत आज है उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 1 लीटर क्रूड ऑयल पड़ता है 59 रुपीज का। उसमें आप 10 रुपए अगर जोड़ लें उसकी रिफाइनरी के, उसके फ्रेट के, उसके डीलर के कमीशन के, तो कितना हो गया? 69 रुपीज, मतलब 70 रुपए। तो आज भी 30 रुपए ज्यादा ले रहे हो। कब? जब $100 अगर होगा तो रेट कैलकुलेट कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये लोगों की, नागरिकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 38 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन था क्रूड ऑयल का भारत का इंडिजीनियस, वो 27 मिलियन मेट्रिक टन पर आ गया। आपने कहा था कि मैं इंपोर्ट। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी इस बात को कह चुके हैं कि दाम नहीं घटाए थे, जब दाम कम थे तब पेट्रोलियम कंपनियों ने इजाफा लिया, उसका फायदा हुआ, और इसी के वजह से आज पेट्रोलियम कंपनियां ये झेल पा रही है।
जो दबाव उन पर आ रहा है, नहीं, लेकिन नहीं, कब नहीं, तक नहीं। झेलेगी? 2 दिन पहले का नहीं नहीं, स्टेटमेंट है गलत उनका, बात, ये गलत, 2 दिन पहले का स्टेटमेंट ये है। बहुत देखिए, दो तीन चीजें नहीं, नहीं, कहूंगा नहीं, 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 साहिल दो भाई, हिस्से मैं इसके बारे इस दो बारे में हिस्से मैं दो इसके। तीन बातें इनके एक जवाब देना पेट्रोलियम चाहता हूँ। कंपनी, एक मिनट साहिल साहिल जी, साहिल जी इतनी जवाब देर मैंने एक इनको नहीं बोला। बस अभय दुबे खत्म साहिल कर रहे हैं, जी, अभय दुबे चुप खत्म कर कराइए रहे हैं, उसके एक बाद मिनट। जफर नहीं, इस्लाम जी। नहीं, जी बिल्कुल नहीं, नहीं, जी, एक अभय सेकंड। दुबे, अभय दुबे। हाँ हाँ हाँ, इसके दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं। ये डरी हुई मोदी सरकार अमेरिका से ऐसी है कि अभी एक एलएनजी का कंटेनर हमारा आकर, जो हमने रशिया से मंगाया, उसको ट्रैक कर लिया अमेरिका ने और इनको कहा कि आप वो नहीं मंगाओगे तो वो सिंगापुर में खड़ा हुआ है। दो हिस्से इसके, एक पेट्रोलियम कंपनी का फायदा, एक मोदी सरकार ने जो हमारी जेब से लूटा है वो। तो दोनों दो बातें मैं यहां कर रहा हूं। 43 लाख करोड़ रुपए किसको कहते हैं आप समझते हैं? आज फर्टिलाइजर की यह स्थिति है कि 390 मिलियन मेट्रिक टन की आवश्यकता है, 199 मिलियन मेट्रिक टन लाख मेट्रिक टन सॉरी हमारे पास पड़ा हुआ है, और 90 लाख मेट्रिक टन और जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है। अब खरीफ के समय क्या करेगा किसान? हमारा त्राहिमाम करेगा। प्रधानमंत्री जी, श्रीलंका मत बनाइए हिंदुस्तान को, आपने कहा ऑर्गेनिक यूज कीजिए। श्रीलंका ने भी यही किया था कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए। इससे पहले भी अभय दुबे जी, आप यूपीए सरकार के समय पे जो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी पर उठा रहे हैं, यूपीए सरकार के समय पे भी, क्योंकि आप ही के मंत्री आकर ये इस बात को कहते थे कि देखिए अभी तो पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक हो चुकी है, वहां पर प्राइसेस बढ़ेगी तो हमारे यहां पर भी तो बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने डीजल प्राइसेस को भी लिंक कर दिया। ये तो आपने भी कहा था उस वक्त, आपको याद होगा। नहीं 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 नहीं, जब वो सिलेंडर को लेकर आप कहते थे कि देखिए यहां पर आंदोलन किया जा रहा है, क्या कर सकते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय प्राइसेस से लिंक किया हुआ है। हमने नहीं 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 नहीं, दो महत्वपूर्ण बातें आखिरी करता हूं मैं। एक तो जो सिलेंडर का रोना रोते हैं देश के लोग, गौर से सुनो। 16 करोड़ हमारे समय कनेक्शन सिलेंडर के थे, 412 रुपए में एक सिलेंडर देते थे। उज्ज्वला बहनों के नाम पे इन्होंने 6 करोड़ कम कर दिए और 613 रुपए कर दिए, और सामान्य 913 रुपए कर दिए इन लोगों ने सिलेंडर। अब बड़ा प्रश्न देश के सामने यह है कि जो डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आए 2017 में धर्मेंद्र प्रधान, हम तो सब्सिडी देते थे, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे, सीधे जनता की जेब में डाल देंगे। अरे $20 हो गए तब भी भाव कम नहीं किए, और आपने कहा था दाम बढ़ जाएंगे तो उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? रोज दाम बढ़ा रहे, रोज। आज तक इन्होंने 12 बार कुल मिलाकर दाम जब बढ़ रहे थे उस वक्त अगर पहले से इस पूरे मामले को लेकर दाम बढ़ाना शुरू होता तो आज इतनी जरूरत नहीं होती, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। अब जो लोगों में कहीं ना कहीं डर तो साफ नजर आ रहा है। आप लोगों से बात करो तो लोग कह रहे हैं कि भाई डर नजर आ रहा है, कह रहा है कि खाना पीना, दैनिक सफर, नौकरी, कारोबार, उस पर असर पड़ सकता है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए ऐसा है साहिल जी, ये टेम्पोररी फेज आप मान के चलिए कि अगर ये हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये सारी चीजें जो है अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी। ये अभी प्रेशर है, और ये सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, दुनिया के हर कंट्री को ये फेस करना पड़ रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनके यहाँ भी आप देखा, आप यूएई में दाम बढ़ा है, आपने देखा अमेरिका में दाम बढ़ा है, आपने देखा चाइना और जापान के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, वहां भी 21% और 9% दाम बढ़ा है। आप तो उन्होंने 12 साल में कितने दाम बढ़ा है बताओ? एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में हम नहीं बोल रहे थे, अपने समय बोलिएगा। तो सब अभी कल तक ये सुन लीजिए, देखिए अब ये कल तक ये बोले थे जो है आर्गुमेंट बदलता रहता है। हकीकत ये है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने समय में ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो खर्चा, बहुत छोटा सा रकम एलोकेट करते थे, आम नागरिक के जीवन को क्या अच्छी नहीं बनाते थे। अभी हमने जो इनका देखिए 2014 में 1 लाख करोड़ का, 1 लाख कुछ करोड़ का इनका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारी सड़कें इलेक्शन बीओटी पर बना रहे हो, 12.5 लाख करोड़ का है। तो जो मुनाफा हुआ जनता के हितों के लिए खर्चा किया, स्कीम चलाए, वेलफेयर स्कीम किसको, जनता का हाथ थाम के उनको बेहतर, उनको मजबूत बनाया। ये तो खुद को मजबूत बना, जनपद के आगे निकलते नहीं थे, और हम जनता की चिंता करते रहते हैं। ये देश के बारे में नहीं सोचते, राजनीति सोचते हैं, हम देश नीति सोचते हैं। ये फर्क रहेगा। इनको सिर्फ सत्ता का जो मलाई चाहिए, हमें जनता की भलाई चाहिए। ये प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, नहीं आता हूं अभय दुबे जी, आता हूं आपके पास, प्रोफेसर अखिल स्वामी,
कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती, देखिए जनता तो समझ रही है कि यहां पर दाम तो बढ़ाने पड़ सकते हैं और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, हम उसको ऑस्टेरिटी मेजर्स कहने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन जो आह्वान किया गया है कम से कम इस्तेमाल करिएगा, उसका असर क्या होगा, वो सही कदम है और वो उठाने पड़ेंगे, ये मानने को तैयार है जनता। लेकिन क्या सचमुच में कोई और ऑप्शन है? दाम बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा है आज की स्थिति में? साहिल जी, ऑप्शन है। असल में दो तरह के स्टेप्स लिए जा सकते थे, एक जायंट स्टेप्स होते, एक बेबी स्टेप्स होते। जायंट स्टेप ये होता जब आपको रूस 25% डिस्काउंट पे तेल दे रहा था और रुपए में ट्रेड कर रहा था। ईरान आपसे कह रहा था कि 25% हम आपको डिस्काउंट देंगे और रुपए में लेंगे, तो डॉलर पे इतना दबाव ना बनता, डॉलर की इतनी आवश्यकता ना होती और डॉलर इतना मजबूत ना होता और रुपया इतना कमजोर ना होता और देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब ना होती। आपने किस कारण से, आई डोंट नो, हमारे देश इतना महान देश है, इतना ताकतवर देश है, हमने किसके दबाव में रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, सबको डॉलर में खरीदना शुरू कर दिया। अब सबको डॉलर में खरीदेंगे तो रुपया कमजोर होगा और हमारी आर्थिक स्थिति खराब होगी। अच्छा, दूसरा 2014 में जो टैक्स स्ट्रक्चर था, एक इकोनॉमिस्ट था उस समय देश के अंदर प्रधानमंत्री, उस समय की जो टैक्स स्ट्रक्चर था और उस समय जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, आज कर दी जाए। हमारे उपभोक्ताओं पे 1 रुपए का भाव नहीं पड़ेगा, एक दाम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे सरकार की ये नीति समझ में नहीं आती है कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देती है, जीएसटी को बढ़ा देती है, हमारे देश के गरीबों पे बोझ डाल देती है। जो हमारे देश का श्रमिक है, जो 12,000 रुपए में नहीं बेचारा अपना घर चला पा रहा था, वो पहले 100 रुपए की गैस जो उसको, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, प्रोफेसर स्वामी आप इस बात को समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 52% से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं, 52% के जमाने में कितने थे? कब तक यहाँ की कंपनियां उस बात को झेल पाएगी? नहीं, कंपनियां नहीं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में तेल इससे भी महंगा था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। आप अगर कहते हैं थर्ड इकोनॉमी है, इंडियन एक्सप्रेस कहता है 6th इकोनॉमी है, आप कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप कहते हैं आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, तो गरीबों को लाभ दे दीजिए ना, उपभोक्ताओं को लाभ दे दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए, सब्सिडाइज कर दीजिए ऑयल कंपनीज को। सरकार के पास जो पैसा है वो क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए है क्या? प्रोफेसर तनेजा, देश यात्रा करने के लिए है, देश के गरीबों को कुछ नहीं देना चाहते। प्रोफेसर तनेजा, जो प्रोफेसर स्वामी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहले ही सब्सिडी, एक तो वो कह रहे हैं कि सब्सिडी जारी रखिएगा, जो पहले दी जाती थी, जो लिंक किया गया उसको हटा दीजिएगा, लेकिन जो बाकी चीजें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, अगर पहले से दाम घटाए होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती। एक एडेड दिक्कत हमारे इकोनॉमी पर पड़ गई है, ये कहने की वहां उनकी कोशिश है। क्या आप इससे सहमत हैं? नमस्कार साहिल जी, सभी को पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को भी आपके। देखिए, ये जो बातें हैं, मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि किस टाइप के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, किस टाइप के तर्क दिए जा रहे हैं। मैं अभी जी की बात से पहले स्टार्ट करती हूँ। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया जनता का कि आपको ये कदम, ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसका आपने सही नाम दिया साहिल जी, तब तो ये त्राहिमाम मचा रखा था कि भैया पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, पेट्रोल के दाम बढ़ने चाहिए, पहले बढ़ने चाहिए, बाद में बढ़ने चाहिए। अब बढ़े हैं तो भैया क्यों बढ़ा दिए, ऐसे क्यों बढ़ा दिए, ये क्यों नहीं करा? कहीं ना कहीं तो सही होगा ना, या तो बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। तो पहले तो ये नहीं ऑपोजिशन तय कर पा रही है कि उनको बोलना क्या है। फिर बात आती है कि जो मनमोहन सिंह जी के टाइम के जो तेल के भाव थे, सबसे बड़ी चीज जो हम भूल रहे हैं साहिल यहाँ पे, वो है ऑयल बॉन्ड्स की विरासत। ऑयल बॉन्ड्स ये थे कि जब तेल की कंपनियों को नुकसान हो रहा था, जब 2004 में 3 में पहले तेल के दाम जब बढ़े थे पूरे वैश्विक बाजार में, तो उस कच्चे तेल के दाम कंपनियों को ना नुकसान पहुंचे, उसके चलते एक ऑयल बॉन्ड की विरासत खड़ी कर ली। 1.3 लाख करोड़ के वो कम से कम कितने पैसे की? जिसका सर बता तो रही हूं सर, आपको बीच में नहीं बोली थी ना, आपकी बातों का जवाब ही दे रही हूं। जिसकी लागत हमने 3.5 लाख करोड़ की करी, तो आप सोचिए ये था इंटरेस्ट अमाउंट। दूसरी जो इन्होंने बात करी कि 43 लाख करोड़ के तकरीबन प्रॉफिट और इसका एक्साइज टैक्स से कमाया, तो सर ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये पूरे भारत के आंकड़े हैं। 3 लाख करोड़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बजट था 2014 में, जो अब 17 लाख करोड़ हो गया है। तो सर ये पैसा जो एक्साइज से आता है, ये जनता की भलाई में जाता है। जो आप बात कर रहे हो कि बीओटी प्रिंसिपल पर, सर बीओटी प्रिंसिपल ब्रेक इवन प्रिंसिपल नहीं है, ये बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है। आपके समय पे जो इकोनॉमी की साइज भी तो बढ़ गई है ना, लोग इस बारे में भी देखते हैं कि इकोनॉमी की साइज भी बढ़ गई है। आप जब 3 लाख करोड़ के पे आ रही हूँ,
मैं उसकी परसेंटेज पे आ रही हूँ हाँ। कि 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन हुई, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले हमारा 2% था 2014 में, जो अब 4.4% है। जी। तो अगर इकोनॉमी साइज डबल होती है तो केवल डबल नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर तनेजा, सवाल यहां पर यह रहता है कि आज की स्थिति में जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, क्या भारत कुछ अलग संकट थोड़ी झेल रहा है? पूरे दुनिया में इस तरीके का संकट पैदा हुआ है। अभय दुबे जी, आप इसका जवाब देंगे, लेकिन बाकी 4 सवाल भी मैं जरा लोगों के सामने रख दूं ताकि हम चर्चा सभी सवालों पर कर दें। 5वां सवाल जो हमने पूछा था, जरा सभी सवाल सबके सामने रख देते हैं। 4 सवाल हमने इससे पहले पूछे थे, 5वां सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 5वां सवाल यह था कि ईरान जंग के बाद तेल, गैस, खाने के तेल की दिक्कत महसूस हुई क्या? जनता को पूछा, हो रही है क्या दिक्कत महसूस? बहुत ज्यादा 40% लोग कह रहे हैं कि हां, तेल, गैस और खाने के तेल की दिक्कत महसूस हो रही है। थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। 31% लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो रही है। 21.3% लोग कह रहे हैं। ज्यादातर जो लोग 40 या 31% लोग जो कह रहे हैं, वो ज्यादातर मध्यम कमाई करने वाले लोग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप उसको हम कह सकते हैं। 6वां सवाल जो हमने पूछा था, यह बहुत बड़ी बात है, लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं। 6वां सवाल, पीएम की बचत वाली अपील को कैसे देखते हैं? संकट से निपटने का सामूहिक प्रयास के तौर पर देख रहे हैं। 28.8% लोग इस बात को मानते हैं। गैस और तेल की किल्लत के संकेत इससे मिलते हैं। 23.9% लोग इसको मानते हैं। और गैस और तेल के दाम बढ़ाने का एक बहाना के तौर पर देखते हैं। 17.6% लोग इसको देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि किल्लत होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से बचत की अपील इस वक्त की गई है और एक सामूहिक प्रयास के तौर पर भी उसे देख रहे हैं। पीएम की बचत वाली अपील को कैसे देखते हैं? विदेश नीति में भारत की नाकामी 7.6% लोग मान रहे हैं। सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश 11.6%। पता नहीं कहने वाले 10.5% लोग। 7वां सवाल, अनावश्यक ईंधन खर्च कटौती के लिए सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है क्या? हां, 44.3% लोग कहते हैं कि हां, ईंधन खर्च कटौती के लिए सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है। नहीं कहने वाले 37.5%, पता नहीं कहने वाले 18.2% लोग। और 8वां आखिरी सवाल यह पूछा गया था, तेल गैस की किल्लत के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं लोग? ईरान जंग, 42.5% लोग मानते हैं कि ईरान के जंग की वजह से यह किल्लत महसूस हो रही है। केंद्र की कमजोर नीतियां 31.5%, जमाखोरी 4%, विदेश नीति 4.8%, अमेरिकी दबाव मानने वाले लोग भी 9.3% लोग यहां पर है। अभय दुबे जी, जनता को अभी भी लगता है कि ईरान जंग की वजह से यह संकट लग रहा है। बाकी आंकड़े, चर्चा, बाकी चीजें तो होती रहेगी, लेकिन लोग देख रहे हैं कि ईरान की जंग के बाद यह महसूस हो रहा है और पूरी दुनिया को यह महसूस हो रहा है। अभय दुबे, बहुत स्वाभाविक बात है। एक बात महत्वपूर्ण कही, मैं साधुवाद देता हूं मैडम तनेजा को कि जिन्होंने ऑयल बॉन्ड का जिक्र किया और 1.3 लाख करोड़ बताया, वो थोड़ा अमाउंट उससे ज्यादा था। अगले मोदी सरकार के आने के 2.5 साल बाद ही इनका कलेक्शन 2 से ढाई लाख सुन लीजिए ना, एक 1.35 है वो, आप 1.3 जो बोल रही थी 1.35 है। अब सुनिए, अब 9,000 करोड़ रुपए उसका इंटरेस्ट था। अब मोदी सरकार के आने के 2.5 साल बाद ही 2.5 लाख करोड़ रुपए पर एनम कलेक्ट करने लगे थे। 2.5 लाख करोड़, जो हमारी सरकार में 4,000 करोड़ रुपए टैक्स के अलावा एडिशनल सब्सिडी देते थे। अब एक स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, ईरान और रशिया से तेल खरीदने का। मई 2012 में क्या सरकार होती है, क्या बैकबोन होती है, मनमोहन सिंह जी ने दिखाया। हिलेरी क्लिंटन हिंदुस्तान आई हुई थी। एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप बताइए, क्या ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा है, इसलिए आप आई है? तो उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि इसका जवाब भारत के विदेश मंत्री देंगे। एम कृष्णा जी ने जवाब दिया कि कोई एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है प्रतिबंध लगाना, हम इसको अस्वीकार करते हैं। हमने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। रशिया से हम ये बिल्कुल ठीक कहा,
लोकल करेंसी में हम 50% ट्रेड कम हो करने गया लगे था, थे। फैक्ट चेक हमने कर लो। ब्रिक्स बैंक बनाने की 2012 बात में हमने भारत ईरान ने से की। सबसे पहले भारत ने 50% कम कर लिया था, सर, ब्रिक्स फैक्ट बैंक, चेक अरे प्लीज। बीच में ठीक मत है। बोलिए फैक्ट साहब। चेक, सर, फैक्ट चेक। ब्रिक्स बैंक अभय दुबे जी बनाने खत्म की करिए, बात लंबा नहीं हमने होना की चाहिए। थी, अभय दुबे जो जी, भा- हाँ, जल्दी। अरे हाँ। हाँ, वही कह रहा हूं मैं। मोदी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज सरकार है ये। अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। अडानी जी का मुकदमा था, एप्स्टीन फाइल का केस था। कुल मिलाकर इसलिए दीप्ति तनेजा ये कहने लोग की डर के कोशिश कारण अभय दुबे नहीं, और हम ब्रिक्स प्रोफेसर बैंक- स्वामी ये कहने की कोशिश कर ब्रिक्स रहे हैं बैंक- कि अगर रशिया से खरीदारी हमारी जारी होती रहती, ईरान से खरीदारी हमारी जारी रहती, तो शायद हमें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। पता नहीं बाकी देश अरे, SPR भी रशिया और नहीं ईरान बनाए। से खरीद रहे कि नहीं कर आखिरी रहे, बात, जिसमें इन्होंने- चीन भी है, बिल्कुल साहिल जी। ऑस्ट्रेलिया भी है, बाकी सारे देश है जहां पर strategic कीमतें बढ़ी हुई है आज की स्थिति में। इन्होंने पता नहीं साहिल जी, मैं ये बड़ा- कहां पर मैं इस बात को साधुवाद सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, दीप्ति नहीं, तनेजा आप नहीं, जवाब दीजिए, एक- उसके बाद सैयद जफर इसी इस्लाम में जवाब सिर्फ देंगे। 10 सेकंड ठीक में है। इसका जवाब दूंगी। मैं साधुवाद करूंगी अभय दुबे जी का कि उन्होंने 2012 का जिक्र किया। सर जी, 2012 में सबसे पहले हमने ईरान से तेल लेना आधा कर दिया था। आप अपना फैक्ट चेक करो। 2019 में पूरा बंद किया है, लेकिन 2012 में सबसे मिलियन पहले मैट्रिक आपने, थैंक यू सो मच, हिलेरी क्लिंटन का जिक्र अभय दुबे जी, जवाब भी सुन लीजिए ना, आपका मुद्दा समझ में आ गया। याद कर लीजिए, जवाब सुन आपको लीजिए, बहुत साधुवाद इंपॉर्टेंट कि आपने डिस्कशन है। जनता को अभय दुबे जी सर, प्लीज आपने- प्लीज, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। दीप्ति तनेजा आपकी बात खत्म करिए पहले, जी बोलिए। मैं आपको यही बोल रही थी हाँ, कि मैं बहुत साधुवाद हाँ, करूंगी हाँ, अभय बताइए। दुबे जी का कि इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया 2012 का, ईरान से सबसे पहले तेल बताइए लेना। कितना कम किया था? कितना सर, मैं कम बता किया, रही बताइए हूँ ना। सर, आपने अगर कितना कम आपने किया? सभ्य तरीके से बताइए नहीं करनी है quantity। डिबेट, तो फिर आप ही बोल बताइए। लीजिए ना सर। सुन तो आप ही लीजिए बोल अभय दुबे जी, लीजिए वो ना, बता रही है, सुन लीजिए, नहीं, सुन ये लीजिए, असभ्यता, सुन लीजिए प्रश्न प्लीज। करना हाँ। असभ्यता कैसे हो गया? सर। नहीं नहीं, सर, प्लीज जब प्लीज आप प्लीज बोल रहे थे, प्लीज, हम चुप मामला थे नहीं ना, सर। भटकेगा। नहीं नहीं, सुन लीजिए सर, प्रोफेसर तनेजा, आप सर, अपनी जो बात इन्होंने रखें, प्लीज। जो इन्होंने कृष्णा जी की स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट का अपना एक मायने है कि क्या ये लगा सकते थे सैंक्शन या नहीं, लेकिन उसका असर कितना हुआ। हमने सबसे पहली बार ईरान से तेल लेना बंद 2012 में किया सर। तब भी यूपीए की सरकार थी, तब तक एनडीए नहीं आई थी। नहीं, 2019 में बिल्कुल फाइनली, झूठ बोल रहे हैं। सर चलिए, आपके पास झूठ। भी गूगल है, आपके दर्शकों के पास भी है। 19 में क्या किया अच्छा है, 2012 में हमने नहीं। तेल लेना कम नहीं किया? ये रहा, अरे ये कह रहा, एमईए का स्टेटमेंट है। सर, एमईए का स्टेटमेंट ये कहता है कि वो नहीं लगा सकते सैंक्शन। सर, फैक्ट चेक कर लीजिए। द इशू नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। हमने कोई सैंक्शन नहीं लगाया। हिस्ट्री, इतिहास गवाह है इसका। आप तो मोदी सैंक्शन सरकार लगा ने भी नहीं 19 सकते में थे लगाया। आज की स्थिति में- ही नहीं था। और आप आज सैंक्शन तक नहीं भी- लगा आज सकते की थे स्थिति अभी। में- आप बहुत कंफ्यूज हमने हो। प्रतिबंध आप क्या नहीं लगाया। स्टेटमेंट्स दे रहे हो सर? हम सैंक्शन नहीं लगाते, हमने आज भी सैंक्शन नहीं लगाया। आप अंधभक्त हो, ठीक है, अंधभक्त। सैयद मोदी जफर इस्लाम, सरकार के लिए ये के समर्थन में नहीं नहीं, खड़े प्लीज होने प्लीज के- प्लीज आप कहां से प्लीज अपनी प्लीज, अभय दुबे जी, बातें लाते हो? अभय क्या दुबे जी, वक्तव्य करते चर्चा हो? इस आप तरफ कभी नहीं fact जाएगी, check कर लो, चर्चा सर। इस तरफ नहीं भारत में जाएगी। कभी sanctions एक लगाने एक की मिनट, अपनी प्लीज हैसियत प्लीज, ही नहीं थी, अभय सर। दुबे जी प्लीज, चर्चा इस तरफ नहीं जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट है, साहिल जी। चर्चा इस तरफ नहीं साहिल- जाएगी। ये बहुत ही गंभीर मामला है, आपके मुद्दे हो सकते हैं और वो सुनने के लिए हम तैयार भी है, लेकिन चर्चा इस तरफ नहीं जाएगी। सैयद जफर साहिल इस्लाम, जी- कुल मिलाकर आरोप ये साहिल- लग रहा है कि अगर रशिया और ईरान से हम लोग तेल खरीदते रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अर्थशास्त्री भी आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। अरे साहिल जी, देखिए, जब स्टूडेंट को रिजल्ट मिलता है तो उसका सब कुछ हाथ समझ में आ जाता है क्या होता है। 2012 की बात कर रहे हैं, क्या किया, ये किया, मैंने वो किया, इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सब कुछ बोला। क्या छोड़ के गए? चरमराती इकोनॉमी, सारे मैक्रोस जो है टेरिबल शेप में, वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस, स्कैम्स एंड स्कैम्स अभी में क्या वाली छोड़ा सरकार, है दुनिया में सबसे बदनाम देश, 11वें स्थिति में फ्रेजाइल इकोनॉमी। तो कुछ आप कहिए मत, वो आपने क्या छोड़ा, तो उसको मजबूत करके आज पूरे दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली इकोनॉमी है, इसलिए कि हमने वो पॉलिसी मेजर्स लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जो देश की जरूरत थी। और आपने क्या किया? मलाई खाया, जनता की भलाई नहीं किया। हमने भलाई की जनता के। अगर रशियन तेल, सर, रशियन तेल नहीं, देखिए, अडानी अंबानी ने खाई हमने मलाई सही साहब। हर समय पे सही जो देश के हित में फैसला था वो लिया। जब हमको लेना था तेल, हमने लिया। और हमें यूरोप के देशों ने, अमेरिका ने भी, और लोगों ने भी जो भी कहा, तो देश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, पॉलिसी हम बना, हमारी जो पॉलिसी है हमारे देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए पॉलिसी। और उसने कहा, दो टोक होकर बात किया, और हमने वही किया जो देश हित में था और देशवासियों के हित में था। लेकिन
आज देखिए, आज जो अपील की प्रधानमंत्री जी ने, उससे क्या फायदा क्रिस्टोफर होगा? लैंडाउ अगर धमका के गए अरे भाई यहाँ चुप रहो आकर भाई, आपको। दूसरे को बोलते हैं, खुद बीच में बोलते हैं, जरा सुन तो लीजिए। आज देखिए, हमारी जो इम्पोर्ट बिल है तेल की वजह से, अगर हमने थोड़ा उस पर संयम बरता, मान लिया 25% हमारी खपत कम हुई, वो लोग कितने लोगों ने कम करने की कोशिश की, और उसका अगर 25% खपत कम हुई तेल की, तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए कि अगर हमको अगर हमने फॉरेन ट्रैवल से बचाया, अगर हमने थोड़ा संयम बरता, और भी किसी चीज में संयम बरता, तो कुल मिला के हमारी जो स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमने 50, 60, 70 बिलियन डॉलर जो है हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो एक सवाल देखिए, जफर प्रेशर इस्लाम कम जी हो यहां जाएगा। पर बीच में, एक सवाल यहां पर बीच में, क्योंकि लोग इस बात को भी देख रहे हैं, जरा वो आंकड़े चलाइएगा, लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि संकट से निपटने की तैयारी और ये सारी चीज तो है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि हां, इस अपील के पीछे ये भी कारण छुपा हुआ है कि शायद दिक्कत हो सकती है, किल्लत हो सकती है। ये नहीं, भी ऐसा डर कोई- लोगों मैं के आपको- बीच में नजर आ मैं रहा है। आपको इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। नहीं, आपके चैनल पे इस बात को मैं बड़े साफ गोई से, संजीदगी से और साफ सुथरे लफ्जों में कहता हूं कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। फिर से कह रहा हूं, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। कुछ ऐसे मौके पे एडवाइजरी जरूरी है, कोई बैन नहीं लगा के रखा है, लेकिन सरकार खुद को अगर उस कटघरे में डाल के अगर दुनिया के लिए मिसाल बनती है, देश के लिए, देशवासियों के लिए मिसाल बनती है, इसलिए कि संवेदनशील सरकार है। ये कांग्रेस के जैसा थोड़ी है कि जनता नहीं, जनपद 10 जनपद को ध्यान रखना है। भाई सर, आखिर में हमारे साहिल जी, प्रधानमंत्री जी ने साहिल जी, अपील की साहिल है। और प्रोफेसर इसलिए जी, कि अभय दुबे जी, थोड़ा जल्दी से अगर- 10 सेकंड आपके पास है, क्योंकि मुझे प्रोफेसर स्वामी के पास भी जाना है। 10 सेकंड आपके पास है, फायदा होगा। ठीक है। मैं इन्होंने एसपीआर तक नहीं बनाए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे 5.3 मिलियन मेट्रिक टन के, जो कांग्रेस ने बनाए थे विशाखापट्टनम में, पोद्दूर में, मंगलूर में। इन्होंने अनाउंस किया चांदी खोल का और पोद्दूर का 6.5 मिलियन मेट्रिक टन का, उसकी जमीन तक अधिग्रहित नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। सिर्फ चुनावी रैलियों में लगे रहते हैं, भारत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। भारत एकमात्र देश है जिसने आज की स्थिति में सबसे ज्यादा रिजर्व्स बढ़ाए जब शांति का ये चीज मालूम होनी चाहिए। यह भी कहा जा रहा था कि चीन के पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के रिजर्व्स है, 1 साल तक के रिजर्व्स उनके पास है, यह भी बात कही जा रही थी। लेकिन आज की स्थिति में चीन के भीतर भी 30% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हुए हैं। यह आज की स्थिति है। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, सबसे बड़ी बात आज जो लोग यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं, डर किस बात का है सबसे ज्यादा? खाना पीना, नौकरी, कारोबार। क्या हम उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए? एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप क्या सोचते हैं? और उसके बाद प्रोफेसर तनेजा अंतिम में। जी देखिए साहिल जी, सोशल मीडिया पे एक मजाक चल रहा है कि आप समझते हैं 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पे चलते हैं ये सोना खरीदते हैं, या हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदते हैं? मुकेश अंबानी से नीता अंबानी मजाक में कहती हैं, ये बात सीधे मुझसे कह देते हैं, या मोदी जी से कहलाने की क्या जरूरत थी? कितने लोग सोना खरीद रहे हैं आज के तारीख में देश में? लोगों के मंगलसूत्र छीन लिए गए, शादी होनी बंद हो गई है, लड़कियों को लोग चांदी के ऊपर सोना चढ़ा के दे रहे हैं। तेल के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो सोना ही होता है इस देश में। अरे कौन खरीद रहा है? तेल के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो सोना ही होता है। अरे आरबीआई खरीद रहा है या बड़े बड़े पूंजीपति खरीद रहे हैं? हमारे गरीब लोग सोना खरीद रहे हैं क्या? मुकेश अंबानी साहब से सीधे कह देते, वो खरीदना बंद कर देते, अडानी जी खरीदना बंद कर देते। देश की गरीब जनता सोना खरीद रही है क्या? उसके पेट पे लात क्यों मार रहा है? प्रोफेसर तनेजा, एक बार फिर, खाना पीना, नौकरी, कारोबार, लोगों के मन में इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है दैनिक सफर के साथ साथ। जी बिल्कुल साहिल जी, क्योंकि ये वैश्विक संकट है और जनता इस चीज के लिए तैयार है और वो ये बात समझती है। मैं बस 10 सेकंड ये लूंगी सर, ये फैक्ट चेक है, आपके पास भी है, आप भी देख सकते हो। जो आपने कहा ना कि नहीं किया था, मैं आपको सिर्फ आंकड़े बता देती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं थे, इसलिए मैंने इसको निकाला है। 2011-12 में हम 17.44 मिलियन टन लेते थे ईरान से, जिसको हमने इमीडिएटली रिड्यूस किया और 2012-13 तक आते आते सर वो 13.3 मिलियन हो गया था। 26.5% का ड्रॉप। ये फैक्ट चेक एक तो आप कर लीजिएगा। दूसरा फैक्ट चेक जो अगर
आज हम युद्ध के 75वें दिन पे हैं, 2.5 महीने हो गए हैं, तो डे 1 से तो हमें यह भी बोला गया था कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ही नहीं है, इमीडिएटली भारत का तेल खत्म हो जाएगा, भारत के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है। तो आज 75वें दिन तक भी साहिल, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बार बार हरदीप पुरी जी के माध्यम से ये जिक्र भी आ रहा है कि अभी भी अगले 60 दिन के लिए हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो ये जनता समझती है कि ये होना चाहिए। और अगर इसको हम इतिहास के पन्नों में उठा के देखें तो जब 2008 और 2011 में एकदम वैश्विक तेल के दाम बढ़े थे, तो तब यूपीए की सरकार में 5 रुपए 2008 में और 10 रुपए 2011 में तेल के दामों में वृद्धि आई थी। तो ये ऐतिहासिक बातें क्यों भूल जाती है यूपीए सरकार? और ये आंकड़े हैं, ये मेरे मैन्युफैक्चर नहीं मतलब है। हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए प्रोफेसर तनेजा, हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उसी तर्ज पर देखिए दाम बढ़ने के लिए सरकार, तैयार देखिए रहना चाहिए। सरकार ने देखिए इस समय ऑयल बॉन्ड जैसी चीज नहीं करी। मार्च में ही तुरंत सरकार ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड निकाल दिया था 1 लाख करोड़ रुपए का। फिर हमने जो अपने ठीक है। रिजर्व्स थे उसको बात भी तो dilute गोल्ड किया बॉन्ड्स है। की भी होनी चाहिए। तो गोल्ड वही बॉन्ड्स नहीं जिस है। तरीके से बंद कर दिए गए हैं उसकी भी बात होनी चाहिए। गोल्ड बॉन्ड इसीलिए बनाए गए थे ताकि गोल्ड खरीदारी कहीं ना कहीं कम हो, लेकिन उसके बावजूद आज गोल्ड बॉन्ड बंद गोल्ड कर दिए गए लिबरलाइजेशन क्योंकि स्कीम सरकार वैश्विक बाजार में साहिल जी, सोने की कीमतें बहुत साहिल बड़ी जी, संख्या में बढ़ी है। ये भी तो गोल्ड दिक्कत यहां पर हुई है। मोनेटाइजेशन स्कीम इसीलिए प्रमोट कर रही है सरकार। गोल्ड ठीक है, मोनेटाइजेशन ठीक स्कीम है। जो है कुल और मिलाकर गोल्ड रिसाइकिल आज की स्थिति में सरकार इसीलिए प्रमोट आखिर में से- सैयद जफर इस्लाम, आखिर में जनता इस बात को देखकर कहीं ना कहीं चिंतित है कि क्या खाने पीने की चीजें और सबसे बड़ी बात नौकरी और कारोबार पर इसका असर कितना पड़ेगा? क्या सरकार देखिए, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी में है? क्योंकि ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री की तरफ से देश के नाम संदेश नहीं दिया गया है कि क्या इसमें आखिरकार करना है। ये तो बस एक देखिए, उन्होंने जिक्र किया है, कहा है, लोगों से अपील की है, देखिए लेकिन इसके आगे साहिल भी जी, दो बहुत सारी चीजें। चीजें हो सकती है। आखिर कोई में जल्दी पैनिक सिचुएशन होता तो जाहिर है उसके बारे में देश की जनता, जागरूक जनता से साझा किया जाता। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं। ये तेल के दाम बढ़ने घटने यूपीए सरकार में भी हुए, अभी हमारे सरकार में भी हुए। ये एक प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। कभी जब हालात के हिसाब से ओएमसीज बढ़ाती हैं, घटाती हैं। इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि कोई पैनिक सिचुएशन है। देश में अर्थव्यवस्था सही है और इसी वजह से जितने भी वेलफेयर स्कीम, उसी का एक मापदंड है, वेलफेयर स्कीम सरकार की है, वो पूरे तौर से उसमें कोई कटौती नहीं। और जो जनता चर्चा तो देखती है, जनता अपील भी देखती है, जनता काउंटर इंपैक्ट भी देखती है और इस पर विपक्ष की भूमिका भी जनता देखती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के भीतर जो डर है वो भी इस सर्वे के जरिए कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में खतरा है, उनको लगता है कि क्या किल्लत का सामना करना पड़ेगा और इस पर सरकार क्या करेगी उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी क्योंकि फिलहाल 3 रुपए से दाम बढ़े हुए हैं। आगे क्या होगा इस पर भी नजर बनाए रखेंगे।